हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ, यूपीएचईएससी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 में इतिहासकार है और सूची 2 में नामकरण है। तो ये आपको पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, सभी वही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था? आदिकाल। क्या नाम दिया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन, इनका है सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन जी का क्या है? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु ने दिया था आरंभिक काल। लेकिन इसमें लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन ये एक है, इसमें प्रारंभिक काल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रारंभिक काल लिखा है। लेकिन मिश्र बंधु ने क्या दिया था? आरंभिक काल कहा था इसको। और जबकि प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो वो कहा था किसने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। प्रारंभिक काल किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा इसमें, ठीक है। लेकिन आप लोग लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन में इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसी तरह से लर्न कर लीजिएगा कि मिश्र बंधु का क्या है? आरंभिक काल, और गणपति चंद्रगुप्त जी का है प्रारंभिक काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये किसने किया है? बच्चन सिंह ने, या फिर शिव सिंह सेंगर ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर रामशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये जो विवेचित किया है कि गद्य साहित्य को किसमें विवेचित किया है? गद्य का आविर्भाव में, गद्य का प्रवर्तन में, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया है। तो वो किया है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इन्होंने कब से माना है हिंदी साहित्य का आरंभ? 693 से, या फिर 700 ईस्वी से, या फिर 1050 ईस्वी से, या फिर 1000 ईस्वी से। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभिक माना है 693 ईस्वी से। कब से माना है? 693 ईस्वी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभिक माना है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। जो बौद्ध धर्म है उससे जो भी साहित्य जुड़ा हुआ है तो उसकी कौन सी भाषा है? तो देखो ऑप्शन में लौकिक संस्कृति, या फिर वैदिक संस्कृत, या फिर प्राकृत, या फिर पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? पाली। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी पाली। जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं तो वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो देखो इसमें खुमाड़ रासो, ढोला मारू रादुहा, या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास, या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। तो क्या पूछा था इसमें? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है इसमें से? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना हो जाएगी भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी हो जाएगी? भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो देखो क्वेश्चन वही आ गया।
तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है भरतेश्वर बाहुबली रास, या फिर चंदनबाला रास, या फिर नेमिनाथ रास, या फिर बसंत विलास। तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। तो उनकी रचना का क्या नाम है सालिभद्र सूरी की, नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, या सुमितंग रास, या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। तो सालिभद्र सूरी ने की जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो किसने लिखी है, सालिभद्र सूरी की रचना है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं कौन है, सालिभद्र सूरी हैं, या फिर आसगु हैं, या फिर नरपतिनाल हैं, या फिर दलपति विजय हैं। तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है, सालिभद्र सूरी। कौन है, ए ऑप्शन यानी कि सालिभद्र सूरी पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो वो कौन सा काव्य है, जय मयंक जस चंद्रिका, या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर राउलवेल, या फिर ढोला मारू रादुहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारू रारुहा। क्या है, ढोला मारू रारुहा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया। तो देखो इसमें पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, या फिर सरहपा। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है तो वो किसने किया है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पतंजलि ने किया है। किसने किया है, पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है, ग्रामीण अपभ्रंश है, या फिर परिनिष्ठित अपभ्रंश है, या फिर ग्रामीण प्राकृत है, या फिर परिनिष्ठित प्राकृत है। तो जो अवहट्ट भाषा है तो वो कैसी है, ग्रामीण अपभ्रंश है। कैसी है, ग्रामीण अपभ्रंश है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। तो देखो अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, इसमें शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है और शिक्षा है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें सी ऑप्शन जो है शिक्षा वो राइट आंसर होगा। शिक्षा के लिए क्या मिला है वहां पे रूप, अवहट्ट में जो अपभ्रंश भाषा है तो उसमें क्या शिक्षा मिला है, खा शब्द इसमें। तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो वो कौन है, सरहपा हैं, या कन्हपा हैं, या फिर डोम्बिया हैं, या फिर कमरिपा हैं। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो वो कौन है, सरहपा। कौन है, सरहपा, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो इसमें ऑप्शन में देखो, पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। तो क्या पूछा था इसमें कि कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। किसका है, योगी का है। तो वो है पुतलिपा। कौन सा शब्द है, पुतलिपा।
तो पुतलिपा सही आंसर होगा, यानी ए जो है ऑप्शन वो सही आंसर होगा। देखो, सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें मणि भद्रपा, लक्ष्मीकरा तथा कनखलापा योगिनी थी। इन तीनों के अतिरिक्त जो मेखलापा है तो भी सिद्ध योगिनी थी। इस प्रकार 84 सिद्धों में से 4 महिलाएं थीं और पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे जो सूत्र वर्ण के माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 3 हैं वो क्या हो गई, वो योगिनी हो गई, और पुतलिपा कौन हो गए, वो कौन हो गए, योगी हो गए। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो कौन है वो? कबीर, सूरदास, सरहपाद या फिर विद्यापति। तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो वो कौन है? सरहपाद। कौन है? सरहपाद जी हैं उसमें। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्या माना है? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।